नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2020 के लिए सुपर फास्ट रिवीजन हम आपके लिए आज से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैथ का हम फास्ट रिवीजन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। लगभग 12 से 13 वीडियो में पूरा कोर्स हम प्रोवाइड जो है वो कर चुके हैं। मैथ की कंप्लीट प्लेलिस्ट सेकंड सेमेस्टर 2020 के वीडियो अगर आपने देखने हैं तो साइड में आई बटन में मिल जाएगी, उसमें देख लीजिएगा। आज से हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारे दो सब्जेक्ट हैं। पहला आपका वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा वाला, और दूसरा आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। तो दोनों को हम एक साथ रिवीजन करेंगे क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो दोनों के ही कोर्स में जो है वो कॉमन है। अलग अलग आप पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होगी। कोठारी आयोग पहले वाले पेपर में भी है, दूसरे में भी है, तो हम क्या करेंगे, ओवरऑल पढ़ेंगे क्योंकि पेपर भी आपको एक ही दिन जो है दोनों देने होते हैं। आपको याद है कि स्कीम आ चुकी है 5/11/2020 को वर्तमान भारतीय और प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास दोनों का ही जो है वो पेपर है। तो इसको हम टोटल 8 पार्ट में जो है वो कंप्लीट कोर्स जो है वो देखेंगे। आज जो होगा हमारा वो होगा पार्ट नंबर 1, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इन 8 पार्ट के बाहर से आपका एक भी प्रश्न ना आए। अगर इन 8 पार्ट को आपने देख लिया तो उसके बाहर से एक भी प्रश्न आपका नहीं आएगा। मैं पूरी कोशिश अपनी तरफ से करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में। हेडिंग लिख देता हूं मैं, उसके बाद इसके बारे में जो जो इंपॉर्टेंट सबसे पॉइंट है जो आपको याद रखना है वो हम यहां पर बात करेंगे। वैदिक कालीन शिक्षा। वैदिक कालीन शिक्षा की अगर बात करें तो यहां पर सबसे पहला प्रश्न यही आता है, वेद जो है उसको पढ़ने वाले लोगों के हिसाब से अगर कोई एक वेद का ज्ञाता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे स्नातक के नाम से जाना जाता है। यहीं अगर पूछा जाए दो वेद के ज्ञाता को तो आप कहेंगे वसु के नाम से जाना जाता है। यहीं अगर पूछा जाए 3 वेद के ज्ञाता को तब आप कहेंगे रुद्र के नाम से जाना जाता है। यहीं आप कहेंगे 4 वेद के ज्ञाता तो आप कहेंगे आदित्य के नाम से जाना जाता है। ये आपका बहुविकल्पी में यहां से प्रश्न चारों में से पूछा जा सकता है। ये चारों ही नाम आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इस वैदिक कालीन शिक्षा से जो अलग अलग संस्कार होते थे उनसे प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें अगर ये आपसे पूछा जाए शिक्षा का प्रारंभ किससे होता है तो संस्कार से होता है। तो वैदिक कालीन शिक्षा में कौन कौन से संस्कार होते हैं उनकी बात करते हैं। तो आपके टोटल 3 मुख्यतः संस्कार होते हैं। पहला आपका होता है चूड़ा कर्म संस्कार। चूड़ा कर्म संस्कार। चूड़ा कर्म संस्कार के बाद आपका होता है दूसरा उपनयन संस्कार, और तीसरा आपका होता है समापवर्तन संस्कार। तो ये 3 मुख्यतः होते हैं किसमें? तो वैदिक कालीन शिक्षा में। यहां से एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है, जैसे कि आपको बहुविकल्पी में दे दिया कि इनमें से कौन सा संस्कार वैदिक कालीन शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे बौद्ध कालीन शिक्षा, फिर मुस्लिम कालीन शिक्षा, तो उसमें भी संस्कार होते हैं। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि वैदिक कालीन शिक्षा में कौन कौन से संस्कार जो है वो आते हैं। अब जानते हैं एक एक संस्कार के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में? चूड़ा कर्म संस्कार के बारे में। चूड़ा कर्म संस्कार को एक और अन्य नाम से जाना जाता है, और वो नाम क्या है? वो नाम है आपका विद्या आरंभ संस्कार। तो इससे आपको ये भी पता चल रहा है कि सबसे पहले जो आपका वैदिक कालीन शिक्षा में संस्कार आता है वो कौन सा आता है? वो आता है चूड़ा कर्म संस्कार। तो नाम इसका ध्यान रखिएगा, विद्या आरंभ संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे पहले होता है तो आप ये भी कह सकते हैं कि जब बालक शैशव अवस्था में होता है, सबसे छोटी उम्र में होता है, तब उसका ये संस्कार होता है। और चूड़ा अगर आपको पता होगा तो जो बाल होते हैं उसकी जो चोटी बनाई जाती है उसी को कहते हैं। और चूड़ा कर्म का अगर सेंस आप निकालेंगे तो छोटे पर आप देखते हैं बच्चों का मुंडन होता है, तो इस चूड़ा कर्म संस्कार में भी यही वैदिक कालीन शिक्षा के अंतर्गत होता था। अब बात करते हैं हमारे दूसरा संस्कार जिसका नाम है उपनयन संस्कार। चूड़ा कर्म आपने देख लिया, इसका नाम ध्यान रखिएगा, विद्या आरंभ संस्कार के नाम से जाना जाता है। तो उपनयन संस्कार से सबसे पहला प्रश्न ये पूछा जाता है कि उपनयन जो है इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है गुरु के पास ले जाना। गुरु के पास
ले जाना, ये आपसे बहुविकल्पी में जो है वो पूछा जाता है। उपनयन संस्कार की अगर एज की बात करें तो अलग अलग जो है उनके लिए बांटी गई है। उपनयन संस्कार की आयु जो है, जो ब्राह्मण हैं उनके लिए 8 वर्ष, जो क्षत्रिय थे उनके लिए 11 वर्ष, जो वैश्य थे उनके लिए ये 12 वर्ष थी। इसके अलावा जो वैदिक कालीन शिक्षा थी, इसमें स्टार्टिंग के लगभग 5 वर्ष तक आप कह सकते हैं कि जो शिक्षा होती थी वो घर पर ही दी जाती थी। और जब 5 वर्ष कंप्लीट कर लेता था बालक या बालिका, तो उसकी जो आयु है वो पूरी करने के बाद वो आश्रम में जाने के लिए एलिजिबल हो जाता था, और उसके बाद उसे आश्रम जो है वो ले जाया जाता था, जहां पर आप कह सकते हैं गुरुकुल में उसे औपचारिक जो शिक्षा है वो प्रदान की जाती है, जैसे कि राजनीति संबंधी, शस्त्र संबंधी और वेद संबंधी इन सभी प्रकार की शिक्षा जो है उसे प्रदान की जाती थी। और अगर बात करें उपनयन संस्कार की, ये क्या है मेन पॉइंट, तो इसमें आप कह सकते हैं कि वैदिक कालीन जो शिक्षा है उसमें जो उपनयन संस्कार है उसमें जो शिक्षार्थी है उसका जो परिवार है, मोह माया है, उससे उसे त्याग करना होता था, और गुरु की शरण में आकर जो शिक्षा है उसे प्रदान होती थी। तो शिक्षा प्राप्ति के दौरान जो गुरु है वही उसके माता या पिता जो है वो रहते थे। ऐसा जो है आप कह सकते हैं वचन लिया जाता था। और जब उसका उपनयन संस्कार हो जाता था तब जो विद्यार्थी है वो ब्रह्मचारी जो है वो कहलाता था, और साथ ही गुरुकुल में प्रवेश होने के लिए अधिकारी कह सकते हैं, या जैसे हम मैंने एलिजिबिलिटी की बात की, वो उसे जो है वो प्राप्त हो जाती थी। और जो विद्यार्थी होता था जब पूरी शिक्षा चल रही होती उसके दौरान, जैसे कि आपका जो गुरुकुल है उसकी साफ सफाई का कार्य या भोजन संबंधी जो व्यवस्था करना है वो सभी कार्य, ये सभी जो विद्यार्थी है उसी को करने होते थे। तो कहीं ना कहीं भावी जीवन के लिए भी तैयार जो है उसी गुरुकुल में जो है वो विद्यार्थी को किया जाता था। और ऐसा भी इसमें बताया जाता है कि भिक्षाटन यानी कि भिक्षा मांगने का कार्य भी विद्यार्थी जो है वो करते थे। पॉजिटिव सेंस में अगर आप कहें तो ये सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं कि जो गुरुकुल में है वो विद्यार्थी है उसको आत्मनिर्भर बनाना और व्यक्तित्व के जो विकार हैं उसमें कोई भी दुर्गुण है उसको दूर करने में जो है वो सहायक ही वैदिक कालीन शिक्षा जो है वो होती थी। ये सारी चीजें मैं पॉइंट पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ, अगर वैदिक कालीन शिक्षा से लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा तो ये सारी जो कहानी है वो आप अपने शब्दों में आसानी से लिख सकते हैं, और ये सारी चीजें आपको याद भी रहेंगी। तो ये हमने देख लिया दूसरा कौन सा, उपनयन संस्कार। और ये तो मैंने बता दिया आपको कि 5 वर्ष तक की जो शिक्षा होती थी वो घर में ही होती थी, और उसके बाद आगे की शिक्षा लगभग 12 वर्ष तक जो है वो यानी कि गुरुकुल में जो है वो चलती थी। तीसरे की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा समापवर्तन संस्कार। समापवर्तन में वर्ड क्या आ रहा है, समाप्त, यानी कि विद्यार्थी जीवन की समाप्ति, और जो उसका घर है गृह जीवन में उसे उसमें पुनः लौटने पर जो संस्कार होता था वो आपका समापवर्तन जो है वो होता था। तो ये इस प्रकार से तीनों जो है आपके हो जाएंगे। अब कुछ कुछ पॉइंट आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, एक एक पॉइंट। सबसे पहला कि शिक्षा या का माध्यम कौन सी जो है वो भाषा थी, तो आप क्या कहेंगे, भाषा जो है यहाँ पर संस्कृत थी। और आपसे ये पूछा जा सकता है जो पाठ्यक्रम होता था, सिलेबस होता था, वो कह सकते हैं कम होता था या व्यापक होता था, तो आप कहेंगे पाठ्यक्रम व्यापक होता था। और दो लास्ट पॉइंट और आपको याद रखने हैं कि इसका मकसद जो है वो ब्राह्मण धर्म का प्रचार प्रसार करना बिल्कुल भी नहीं था। जैसे कि बौद्ध कालीन शिक्षा आप आगे देखेंगे तो उसमें था, पर इसमें किसी भी प्रकार से ब्राह्मण धर्म का प्रचार मकसद जो है वो नहीं था। और अगर बात करें स्त्री शिक्षा तो उसके संबंध में भी इसमें किसी भी प्रकार की बात जो है वो नहीं की गई है। तो सारी चीजें वैदिक कालीन शिक्षा की हमने देख ली। बढ़ते हैं हम बौद्ध कालीन शिक्षा की तरफ। बौद्ध कालीन शिक्षा में आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि उद्देश्य क्या था बौद्ध कालीन शिक्षा का। वीडियो को आप सभी लोग लाइक अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। इसी प्रकार बेहतरीन से बेहतरीन आगे भी मैं आपको वीडियो जो है वो प्रोवाइड कराता रहूं। आप ही के लिए यहाँ पर मेहनत दिन रात की जा रही है, तो आपका एक लाइक तो बनता ही है। आशा करता हूँ कि जितने लोग वीडियो देखेंगे उतने लोग लाइक अवश्य जो है वो करेंगे। बौद्ध कालीन शिक्षा की बात करते हैं तो आपको मैंने क्या कहा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए उद्देश्य।
तो उद्देश्य आपका क्या होगा? सत्य की खोज या कह सकते हैं निर्वाण की जो है वो प्राप्ति। सत्य की खोज या निर्वाण की जो है वो प्राप्ति। यहाँ पर जो उद्देश्य था उसमें आप जो बौद्ध धर्म है उसका प्रचार प्रसार जो है जोड़ेंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला कि इससे पहले जो आपका था वैदिक कालीन शिक्षा, उसमें ऐसा कुछ जो है वो नहीं था। यानी कि जो ब्राह्मण धर्म था उसका प्रचार प्रसार करना उसका उद्देश्य नहीं था, परंतु बौद्धकालीन शिक्षा में जो है आपका बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो है वो था। इसके साथ साथ शिक्षा के प्रारंभ की बात करें कि कब से हुई, तो आप कहेंगे कि 6 या 8 वर्ष से जो है वो शिक्षा का प्रारंभ होता था। केंद्र की बात करें तो केंद्र, जैसे कि ऊपर अभी तक हम देख रहे थे शिक्षा जो है वो गुरुकुल में प्रदान की जा रही है, इसी प्रकार बौद्धकालीन शिक्षा जो है वो मठ में जो है वो प्रदान की जाती थी। यहाँ पर भी अलग अलग संस्कार होते थे। तो सबसे पहले अगर बात करें मठ में प्रवेश करने से पहले कौन सा संस्कार होता है, तो होता था प्रवज्जा संस्कार। प्रवज्जा संस्कार के बारे में सबसे पहला पॉइंट आप यही कह सकते हैं कि मठ में प्रवेश करने से पहले प्रवज्जा संस्कार जो है वो होता था। तो प्रवज्जा संस्कार की आपकी एज क्या हो जाएगी? आप कहेंगे प्रवज्जा संस्कार की एज 8 वर्ष जो है वो हो जाएगी। यानी कि जब बालक 8 वर्ष हो गया है, 8 वर्ष का हो गया, शिक्षा 6 या 8 वर्ष अलग अलग बालक के अनुसार थोड़ा बहुत बदल सकता है, पर प्रवज्जा संस्कार की एज 8 वर्ष रखी गई है। इस 8 वर्ष के बालक की जो शिक्षा है वो अगले 12 वर्ष तक जो है वो चलती है। और ये जो 12 वर्ष तक चलती है इसे हम प्रारंभिक या कह सकते हैं प्राथमिक शिक्षा के नाम से जो है वो जानते हैं। किस नाम से? प्राथमिक शिक्षा के नाम से जानते हैं। इस 8 वर्ष के बाद की जो 12 वर्ष तक शिक्षा चली उसे हम प्राथमिक शिक्षा के नाम से जान रहे हैं। और जब ये आपके 12 वर्ष पूरे हो गए, यानी कि जब बालक 20 वर्ष का हो गया, तब बालक का एक और संस्कार हुआ। अभी तक प्रवज्जा संस्कार हुआ था, अब यहाँ पर 20 वर्ष की आयु में बालक का उपसंपदा संस्कार जो है वो हुआ। उपसंपदा संस्कार। और जो उपसंपदा संस्कार है, यानी कि जो उपसंपदा संस्कार है वो होने के बाद में जो बालक होता है, विद्यार्थी होता है, वो संघ जो है उसका पूर्ण सदस्य जो है वो बन जाता है। और जो ये आपका बौद्ध मठ लिखा है इसको कहीं कहीं संघ करके भी लिखा रहता है, तो इसमें कंफ्यूज जो है वो ना होइएगा। एक चीज और आपको पता होना चाहिए, जो प्रवज्जा संस्कार है ये अगर पूछा जाए कि अर्थ क्या होता है, जैसे वो था गुरु के पास ले जाना, तो इसका अर्थ होता है आपका बाहर आना। बाहर आने का क्या मतलब है? कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब प्रवज्जा आपका संस्कार होता है तो जो भावी भिक्षु होता है वो अपने क्या करता है, परिवार से बाहर आकर ही तो बौद्ध संघ में प्रवेश करता है, तो उसी का यहाँ पर सेंस निकाला जाता है बाहर आना। और अगर बात करें गुरु और जो शिष्य है उसमें संबंध की, तो सेम आपका जैसे कि वैदिक कालीन शिक्षा में एक अच्छा संबंध था, घनिष्ठ संबंध था, वो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं इस बौद्ध कालीन जो शिक्षा है इसमें भाषा की। तो आप भाषा क्या कहेंगे? यहाँ की भाषा थी जन भाषा, या इसे आप पाली के नाम से भी जो है वो जानते हैं। तो जन भाषा या पाली के नाम से आप जानते हैं। स्त्री शिक्षा की अगर बात करें तो यहाँ पर स्त्री शिक्षा जो है वो विद्यमान थी, तो यहाँ पर आप टिक लगा सकते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा में नहीं था, यहाँ पर जो है वो था। ये दोनों चीजें मैं क्यों एक साथ जैसी बता रहा हूँ, क्योंकि समानता या आप कह सकते हैं भिन्नता भी तो दोनों में पूछी जा सकती है कि वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्धकालीन शिक्षा में अंतर बताइए। तो दोनों के बारे में जब वही वही चीजें आपको पता होंगी तो आप आसानी से जो है वो लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये संस्कार होते हैं, इसमें ये संस्कार होते हैं, यहाँ पर ये एज होती है, यहाँ पर ये एज होती है, यहाँ पर स्त्री शिक्षा के बारे में बात की गई है, इसमें नहीं की गई है। वहाँ पर जो उद्देश्य है ब्राह्मण धर्म प्रचार प्रसार मकसद जो है वो नहीं था, यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार मकसद था। इस टाइप से आप लिख सकते हैं। इसके अलावा और एक चीज और आप इसमें ध्यान रख सकते हैं स्त्री शिक्षा के संबंध में कि जो कुलीन वर्ग था उस पर विशेष जो है वो बल दिया गया था। और लास्ट पॉइंट यहाँ से प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, वो ये पूछा जा सकता है कि संघ में प्रवेश लेने वाली पहली महिला कौन थी? संघ या मठ मैंने कहा यहाँ पर जो है वो शिक्षा का केंद्र था, तो आप कहेंगे संघ में प्रवेश लेने वाली पहली महिला जो है वो प्रजापति गौतमी जो है वो थी। प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी कौन थी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है वो महात्मा जो बुद्ध थे उनकी
विमाता थी। बुद्ध जो है इनकी विमाता। ये संघ में प्रवेश लेने वाली पहली महिला थी। तो ये हमने पूरा देख लिया आपका बौद्धकालीन शिक्षा। अब हम बात करते हैं मुस्लिम कालीन शिक्षा, पर उससे पहले कुछ पॉइंट इस टाइप से अगर आपसे पूछा जाए कि बौद्धकालीन शिक्षा और आपका वैदिक कालीन शिक्षा में समानताएं बताइए, तो आप कहेंगे लक्ष्य इसमें निर्वाण की प्राप्ति था, यहाँ पर भी लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति जो है वो था, लगभग वही चीज है। यहाँ पर भी शिक्षा प्रारंभ की आयु जो है वो 8 वर्ष तक थी, लगभग थी। यहाँ पर भी आपको 8 वर्ष ही देखने को मिलती है। यहाँ पर प्रारंभ जो है वो संस्कार से होता है, यहाँ पर भी प्रारंभ संस्कार से होता है। यहाँ पर भिक्षाटन यानी कि शिष्य जो है उसकी दिनचर्या के रूप में था, और यहाँ पर भी भिक्षाटन शिष्य की दिनचर्या के रूप में था। तो ये आप 4 पॉइंट ध्यान रखेंगे, काफी होगा। इसी प्रकार अगर विभिन्नता की बात कर ली जाए बौद्ध कालीन शिक्षा और वैदिक शिक्षा में, तो आप क्या कहेंगे, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो है यहाँ पर मकसद था, पर वैदिक कालीन में ब्राह्मण धर्म का जो है वो प्रचार प्रसार मकसद जो है वो नहीं था, यहाँ पर नहीं था। मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको। दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं, यहाँ पर संघ जो है इसका वर्चस्व था, यहाँ पर गुरु का जो है वो वर्चस्व जो है वो होता था। यहाँ पर शिक्षा जो है वो समुदाय प्रधान था या प्रधान थी, और यहाँ पर शिक्षा जो है वो परिवार प्रधान जो है वो थी। बौद्ध शिक्षा में आगे चलकर जो है विलासितापूर्ण जो जीवन है उसकी ओर जो विद्यार्थी वो जाता था, परंतु वैदिक कालीन शिक्षा में जीवन सादगीपूर्ण जो है वो होता था। और संस्कार के संबंध में मैंने बताया कि जैसे कि उपसंपदा संस्कार होता था, उसके बाद आजीवन ब्रह्मचर्य, यहाँ पर समापवर्तन संस्कार होता था, उसके बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश जो है वो बालक को मिलता था। इसके अलावा अगर बात करें स्त्री शिक्षा के संबंध में, तो आप कहेंगे कि बौद्ध शिक्षा में पुरुष या स्त्री साथ रहते थे, पर वैदिक कालीन शिक्षा में दोनों को साथ रहने की अनुमति नहीं थी। और क्या लिख सकते हैं भाषा के संबंध में, कि बौद्ध कालीन शिक्षा में जो भाषा थी वो आपकी पाली या जन भाषा थी, जबकि वैदिक कालीन में संस्कृत भाषा थी। और क्या कह सकते हैं कि जो संघ है उसका विद्यालय पर नियंत्रण होता था बौद्ध कालीन शिक्षा में, और यहाँ पर गुरुकुल नियंत्रण से मुक्त रहता। तो इतने पॉइंट काफी हैं, क्योंकि अगर यहाँ से किसी भी प्रकार से प्रश्न आएगा तो आप डेफिनेटली 110% कर ले जाएं, ये मेरी पूरी कोशिश है। बढ़ते हैं आपके तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा कौन सा है, मुस्लिम कालीन शिक्षा। तो मुस्लिम कालीन शिक्षा की अगर बात करें तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे, उद्देश्य। तो उद्देश्य इसका क्या था, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार जो है वो करना। इस्लाम धर्म जो है इसका प्रचार प्रसार जो है वो करना। और क्या कह सकते हैं उद्देश्य में, कि उसकी जो संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार करना। तो यहाँ पर वो भी आप समझ जाएंगे। भाषा की बात करें तो यहाँ पर कौन सी भाषा होती है, तो आप कहेंगे अरबी भाषा जो है वो होती है। और ये अरबी भाषा जो होती है ये होती है आपकी प्राथमिक स्तर पर। इस चीज को ध्यान से समझिए, यहाँ पर दो भाषा होती हैं, एक उच्च स्तर पर, एक प्राथमिक स्तर पर। तो प्राथमिक स्तर पर जब भाषा की बात की जाए तो अरबी, और यदि उच्च स्तर की बात की जाए तो आप क्या कहेंगे, फारसी। ये दो हो गया। अब एक पॉइंट इसी प्राथमिक शिक्षा से संबंधित, कि जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा है वो प्रदान जो की जाती थी वो मकतब में की जाती थी। उच्च स्तर पर जो है जो शिक्षा प्रदान की जाती थी फारसी भाषा में, वो आपकी मदरसों में जो है वो प्रदान की जाती थी। तो ये आपको मकतब और मदरस में अंतर भी पता होना चाहिए। मदरसा जो है वो आपका उच्च शिक्षा से संबंधित है, ये उच्च शिक्षा से संबंधित है जहाँ पर फारसी भाषा में शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो मकतब आपका अरबी भाषा में से संबंधित है, जिसमें प्राथमिक स्तर पर अरबी भाषा में शिक्षा प्रदान की जाती थी। अब बात करते हैं स्त्री शिक्षा के संबंध में। तो आप क्या कहेंगे, मुस्लिम कालीन शिक्षा में स्त्री शिक्षा में विशेषकर जो आपका कुलीन वर्ग था उस पर बल दिया गया था। और इसका एक उदाहरण भी यहाँ पर देखने को मिला था, और वो था एक पुस्तक बाबर जो था उसकी पुत्री, बाबर की पुत्री जिसका नाम क्या था, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम, इसकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था हुमायूं नामा। बहुत पूछी जाती है, आपने पढ़ी भी अवश्य होगी कि ये आपका कोर्स में था। तो हुमायूं नामा एक इसी कह सकते हैं मुस्लिम कालीन शिक्षा के तौर पर जो स्त्री शिक्षा है उसको कितना बढ़ावा दिया जाता था उसका एक उदाहरण जो है वो प्रस्तुत करता है।
अब बात करते हैं मुस्लिम कालीन शिक्षा में जो संस्कार होता था। यहाँ पर एक संस्कार होता था जिसका नाम होता है बिस्मिल्लाह संस्कार। बिस्मिल्लाह संस्कार में आपको ये पता होना चाहिए कि मुस्लिम कालीन शिक्षा से संबंधित है, और दूसरी चीज ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर एज जो है वो कितनी होती थी। तो यहाँ पर एज के दो स्वरूप आप याद रख सकते हैं। पहला स्वरूप 4 से 5 वर्ष आप कह सकते हैं, और दूसरा स्वरूप आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह संस्कार का जो समय है वो 4 साल 4 महीने 4 दिन इस पर जो है वो होता था। तो ये भी आपको देखने को मिलता है, 4 से 5 वर्ष इस प्रकार से एवरेज भी लिखा देखने को मिलता है। तो आप दोनों याद रख सकते हैं। अगर ऑप्शन में दिख जाए तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, पर बाकी आप अपने अनुसार जो है वो लिख सकते हैं। तीनों हमने टॉपिक पढ़ लिए, तीनों शिक्षा। अब ये समझिए कि यहाँ से प्रश्न कैसे पूछे अभी तक जा चुके हैं लेटेस्ट 2020 तक। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा जा चुका है आपसे, वैदिक कालीन जो शिक्षा है इसमें विशेषताएं जो है वो लिखिए। क्या लिखिए? विशेषताएं। ये प्रश्न आपका वैदिक कालीन शिक्षा से संबंधित 2 बार आया है। एक तो 2019 का द्वितीय बार के पेपर में आया है, और एक 2016 का द्वितीय बार के पेपर में आया है। तो वैदिक कालीन शिक्षा आपने पूरा पढ़ा। आप संस्कार से संबंधित लिख सकते हैं, शिक्षा से संबंधित लिख सकते हैं, सिलेबस पाठ्यक्रम मैंने बताया उसमें भाषा से संबंधित लिख सकते हैं, शिक्षण विधि कैसी थी, इन सभी पॉइंट को लेकर लगभग 5 से 6 पॉइंट आप आसानी से लिख सकते हैं। दूसरे प्रश्न की बात करें तो आपका 2019 के द्वितीय बार के पेपर में पूछा जा चुका है जो बौद्ध कालीन शिक्षा है इसके उद्देश्य। तो ये पूछा गया था आपका 2019 का द्वितीय बार का पेपर। इसमें आप क्या लिख सकते हैं? उद्देश्य के अंतर्गत कि शुद्ध चरित्र निर्माण पर जोर दिया गया, सामाजिक कुशलता भी उसके विकास पर जोर दिया गया, और सत्य की खोज निर्वाण की प्राप्ति उस पर जोर दिया गया। ये सारी उद्देश्य के अंतर्गत आप लिख सकते हैं। तो ये आपका प्रश्न यहाँ से पूछा गया था। बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तो आपका तीसरा प्रश्न पूछा गया था इन्हीं तीन टॉपिक से, मध्यकालीन शिक्षा जो है इसके संबंध में, कि मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्य जो है वो लिखिए। अब आप कहेंगे मध्यकालीन शिक्षा तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो ये आपका 2019 का द्वितीय बार में आया था, और मध्यकालीन शिक्षा को ही आप मुस्लिम कालीन शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। तो आप इसमें क्या उद्देश्य लिखेंगे कि इस्लाम धर्म और संस्कृति जो है उसका प्रचार प्रसार करना मेन उद्देश्य था। और ये भी इन लोगों का मानना था कि सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। और आप कह सकते हैं एक अन्य उद्देश्य में कि इस्लाम के जो अनुयायी थे उनमें ज्ञान में प्रकाश का विस्तार करना भी उद्देश्य था। तो आप ओवरऑल क्या देख रहे हैं कि शिक्षा पर बहुत जोर दिया गया था, और उद्देश्य के तौर पर जो मकतब और मदरसा मैंने बताया उसको लेकर एक पॉइंट आप लिख सकते हैं। तो ऐसे 4-5 पॉइंट आप आसानी से लिख सकते हैं। ये तो सब आपके लघु में पूछे गए थे। अगर बात करें वन लाइनर अति लघु में, तो वहां पर पूछा जा चुका है कि बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत मठ में प्रवेश के पहले कौन सा संस्कार होता है। मैंने आपको बताया प्रवज्जा संस्कार होता है। और उसके साथ साथ 2019 में सबसे लेटेस्ट में प्रश्न पूछा गया था बहुविकल्पीय में इसी 3 टॉपिक से कि बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था। तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि नालंदा जो है वो प्रमुख केंद्र था किसका? बौद्ध शिक्षा का। तो सारी चीजें हम इन 3 टॉपिक से हमने कवर कर दी। यहाँ से जो अभी तक प्रश्न पूछा जा चुका है, पर जो भी पूछा जा सकता है उन सभी को हमने देख लिया। तो आज के इस फर्स्ट पार्ट में इतना ही। 23-24-25 मिनट तक का हम वीडियो कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा बड़ा ना हो ताकि आपको देखने में भी अच्छा लगे और लेंथी ना हो। सेकंड पार्ट में हम क्या चीज़ बात करेंगे उसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो आपका जैसे कि लॉर्ड मैकाले का घोषणा पत्र था, वो सारी चीज़ें, वुड का घोषणा पत्र, पाश्चात्य विवाद, ये सारी चीज़ें, हंटर कमीशन, तो इन सबको हम नेक्स्ट वाले पार्ट में कवर करेंगे। टोटल अभी 8 पार्ट हैं। आज के इस पार्ट का, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं, तो एक प्रश्न भी है जिसका उत्तर हम क्या करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में बताएंगे। तो सभी लोग कमेंट में टाइप करके बताइएगा आंसर। तो प्रश्न आपका है कि आधुनिक शिक्षा का, और वीडियो को अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो हम आपके लिए इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं, आपका एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है। तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, और उसके साथ साथ जितने भी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के छात्र हैं उनके साथ शेयर वीडियो को अवश्य जो है वो कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इस लाइव सेशन से जुड़ सकें। वीडियो की लाइव टाइमिंग है
तो दोपहर के 3 बजे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए, जिनको नहीं पता है मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो वीडियो की लाइव टाइमिंग है दोपहर के 3 बजे। तो ये मैं 4 ऑप्शन भी दे रहा हूँ। आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है जोनायल डंकन। दूसरा ऑप्शन है आपका लॉर्ड वेलेजली। तीसरा ऑप्शन है आपका चार्ल्स ग्रांट। देखते हैं कितने लोग मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और कितने लोगों का आंसर जो है वो बिल्कुल सही आएगा। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका है इस वीडियो के लिए प्रश्न। सभी लोग अपना उत्तर है, जितने भी लोग वीडियो देखें, मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग आंसर दें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब पार्टिसिपेट करेंगे, टाइप करेंगे, मेहनत करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ें लिखने मात्र से भी बहुत याद होती हैं। और जितना भी मैंने पढ़ाया है उसको एकदम रट लीजिएगा, क्योंकि तुरंत आप जो देखते चलेंगे वो आपका पोर्शन कवर होता जाएगा, और पेपर के आखिरी दिन बैठ के आप सोचेंगे कि आज पढ़ लें, तो रिवाइज का वो टाइम होता है। अभी आपके पास समय है कि चीज़ें जितनी मैं पढ़ा रहा हूँ डेली डेली कम ही पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए ताकि आप इन सबको रट लें। तो आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो अवश्य ऐड हो जाएगा। वीडियो की नोटिफिकेशन, पीडीएफ और सारी चीज़ें आपको वहीं जो है वो मिल जाएंगी। और पहले के वीडियो यदि आपको देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कंप्लीट कोर्स हम पहले ऑलरेडी करा चुके हैं, ये 2020 के लिए फिर से जो हम करा रहे हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।